नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आप सभी का स्वागत है। तो लॉकडाउन अभी जारी है। समय का सदुपयोग करने के लिए हमने एक नई पहल की है कि बेसिक मैथ्स की एक सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें कि जैसे हम देख सकते हैं इसमें जैसे बेसिक चैप्टर्स है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शंस, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, औसत, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, एजेज, सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे करके आपके सामने जो विषय सूची है, तो ये चीज़ें, ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो ये लॉकडाउन का सदुपयोग हो और हम जैसे लॉकडाउन से निकलें तो हम, ताकि हमें महसूस हो कि यार हमने इस लॉकडाउन में कुछ नई चीज़ सीखा है और हमारे ज्ञान कोश में कुछ नई वृद्धि हुई है। तो मैथ्स, जैसे कि आप जानते हैं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें मैथ्स का महत्वपूर्ण रोल नहीं है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी सीसैट कंपलसरी होता है, क्वालिफाइंग होता है, और पीसीएस परीक्षाओं में भी, और बेसिक कंपटीशन में भी। तो मैथ्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो इसलिए हमने मैथ्स का सीरीज स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप सभी को, आप सभी के साथ एक जो है चेतावनी समझिए, सुझाव समझिए इसे, कि जैसे हम शुरुआत करेंगे, चूँकि बेसिक मैथ्स है तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें तो हमें आती हैं, लेकिन देखना ये है जैसे ऐसा नहीं है। चूँकि जो भी हम, अगर यदि आज हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम आपके लिए चैप्टर कोई नया नहीं है। तो इसमें आपका धैर्य जवाब देने लगेगा, अरे ये तो मेरा समय लॉस हो रहा है, मैं नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, बताओ अब मुझे बताया जा रहा है कि नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, अपूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमें बताई जा रही है। तो ऐसा इसको अपने स्वाभिमान पर चोट ना समझें। हमारा उद्देश्य ये है कि जो है ना, आपका समय जाया करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम बेसिक से, शून्य से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कभी कभी होता है कि हम जानते सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, कि हम जानते हैं लेकिन कोई टॉपिक मिस हो गया है। तो यानी कि हम सारे गैप्स को फिल करते हुए, और उसके बाद जहाँ से हमको नहीं आता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका उद्देश्य मुख्यतः जो शून्य पर हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है, जो जानते हैं वो भी धैर्य से चीज़ों को देखें, क्या इसमें से, इन टॉपिक्स में से कोई चीज़ मेरी मिस हो गई थी, उस गैप को फिल करने का एक अवसर है। तो लॉकडाउन ने हमें इस अवसर को दिया है। हम सभी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अच्छे से। हमारी तकनीकी क्या होगी इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो हम थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे कोई चीज़ है क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो जैसे नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें कौन से रूल्स होते हैं और फार्मूलाज भी होते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएगी, उन एक्सरसाइज को आपको करनी है। और जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप देंगे, और उनको अगर कोई आपको समस्या होती है तो उसको हम कमेंट में ही आपको जो है रिप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये थी जो है सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको समय जाया ना समझें, जो आपको आता है तो धैर्य से इंतजार करें, और जो चीज़ें नहीं उसमें जो छूट रही हैं आप देखें कोई चीज़ आपका मिस तो नहीं हुआ है बेसिक चैप्टर्स में भी, और उसको आप उस गैप को क्लियर करें, पूरा करें। तो हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। संख्या हम सभी जानते हैं, संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, ये पूरी संख्याएं हैं। संख्या का उद्देश्य क्या है, गणना गणना करना प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्यों गणना करने की आवश्यकता हुई, जैसे कि समझिए आदिमानव के समय में जैसे उनका एक परिवार रहा होगा, भाई 5 लोग निकले जंगल में शिकार करने के लिए। वो निकले थे शिकार करने शेर का, और शेर ने उनके ही परिवार से 1 सदस्य का शिकार कर लिया। तो 5 लोग थे, तब तो आइडिया लग गया कि 5 लोग याद है। लेकिन जब मान लीजिए पूरा गांव गया था किसी कार्य के लिए, तो जब संख्या ज़्यादा हो गई तो उस गांव मान लीजिए पूरा शिकार करने गया था, शेर ने 1 लोग का शिकार कर लिया। अब उस गांव में कैसे पता लगे किसका शिकार हुआ है। तो हम चीज़ों को, आंकड़ों को हम याद रख सकें या चीज़ों को व्यवस्थित रख सकें, उसके लिए गणना की आवश्यकता हुई, और गणना के लिए संख्या की आवश्यकता हुई। संख्या ही पूरी गणित का आधार है। तो सबसे पहला चैप्टर जाहिर सी बात है हमारा संख्या पद्धति होगा, नंबर सिस्टम। तो हमने जाना संख्या क्या है। तो जैसे कि सबसे पहला इसमें प्रश्न बनता है, शब्दों में लिखिए और जो है उनको अंकों में लिखिए। तो शब्दों में ये हम सभी परिचित हैं। जैसे इसमें दिया है आपका 6, 1, 4, 8, 7, 0, 2, 9, इनको आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ सबसे पीछे से इकाई हमारा किधर होता है, चीज़ सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, इकाई हमारा कहाँ पे होता है, इकाई हमारा दाईं तरफ होता है। तो जो ये दायां नंबर है, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे करके होता है आपका। इस तरफ से गिनती स्टार्ट होती है, चीज़ हमको ध्यान देना है, गिनती इस तरफ से स्टार्ट होती है। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका क्या हो जाएगा, 6,14,87,029। तो ये संख्या शब्दों में हो गई, ये एक उदाहरण हो गया।
हमें पता है ये चीज़ आपको आ रही होगी, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य है कि बेसिक से स्टार्ट करके सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, कोई गैप उसमें हो तो आप उसको फिल कर ले। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि हमने देखा, ये देखिए इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये हमारा नंबर सिस्टम इस तरफ चलता है। हमको ध्यान देना है काउंटिंग किधर से होगी, राइट हैंड साइड से होगी, काउंटिंग लेफ्ट की तरफ। तो जो इकाई का नंबर होगा वो सबसे राइट साइड में होगा, ये चीज़ ध्यान देना है। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब जैसे देखिए उसी का जस्ट इन्वर्स कर रहे हैं, 7 करोड़ 4 लाख 5,009। तो 7 करोड़ का मतलब क्या है, 7 हमें लिखना है। ये करोड़ देखिए यहाँ पे है 7, ये करोड़ है, करोड़ के आगे हमने 7 लिख दिया। अब इसके आगे देखिए तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लग गया 7 करोड़ के लिए। अब अगला संख्या क्या, 14 लाख। तो 10 लाख, 10वीं लाख की जगह पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 लाख हो गया। 7 करोड़ 14 लाख 87,029 जीरो 29। तो यही आपका हो गया 7 करोड़ 14 लाख 87,029। ये थे आपका संख्या से अंकों में लिखना। ये भी चीज़ बेसिक है, आपको आता होगा, हमें भली भांति पता है, लेकिन चीज़ों को हम चूँकि बेसिक से कवर करेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है जातीय मान, ये लोकल वैल्यू। तो जातीय मान क्या है, जातीय मान मतलब ये है कि जैसे संख्या दी गई है 63,578 में 3 का जातीय मान कितना है, जैसे बताया गया है। लोकल वैल्यू मतलब उस लोकल प्लेस के पे उस अंक का वैल्यू क्या है। जैसे आप मान लीजिए 63,578 है, तो इसमें 3 का लोकल वैल्यू क्या है, यानी उस लोकल प्लेस पे इसकी वैल्यू क्या है। लोकल प्लेस यानी इस अंक केवल इस प्लेस पे बात की जाएगी, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। इस 5 की लोकल वैल्यू 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्थानीय मान, यानी कि उस स्थान पर होने से उसका क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। तो जैसे ये 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 8 है, लेकिन ये 7 है तो ये 7 नहीं है, केवल ये दहाई के स्थान पर है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है इसलिए इसका मान 70 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है तो ये सैकड़े के स्थान पर, यानी कि 578। जैसे देखिए हम पढ़ेंगे इसको, लास्ट के 3 अंक को कितना पढ़ेंगे, 578 पढ़ेंगे। तो 5 से 500 कैसे होगा, क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पर है। और 3,000 हो जाएगा। तो मतलब जैसे हमको प्लेस वैल्यू है निकालना है, तो मान लीजिए इस संख्या में हमको 7,000, इसमें जो है आपको प्लेस वैल्यू निकालना है 5 का। तो 5 को हम उसके स्थान से गुणा कर देंगे, सैकड़े के स्थान पे यानी 100, यानी 500 हमारा वो आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका 2 चीज़ें अभी और आपने जोड़ा अपने ज्ञान को, उसमें लोकल वैल्यू या जातीय मान, यानी उस विशेष स्थान पर उसका क्या जो है वो है। मतलब जैसे कि 3 है तो उस लोकल प्लेस पे, यानी कि केवल 3 को हम देखेंगे तो लोकल वैल्यू या जातीय मान उसका वो संख्या स्वयं होती है। और स्थानीय मान क्या होता है कि हम स्थानीय मान के लिए देखेंगे वो संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा या किस स्थान पर है, उसको उस संख्या को फिर उसके स्थान से गुणा कर देंगे। जैसे कि इसमें देखिए आप 63,578 है, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान 3 चूँकि 1000वें स्थान पर है तो 3 को 1000 से गुणा कर देंगे, 3 का स्थानीय मान 3000 हो जाएगा। जबकि 3 का जातीय मान क्या है, लोकल वैल्यू, वो 3 स्वयं रहेगा। तो ये चीज़ था, आपने 2 चीज़ें और जोड़ी अपने ज्ञान कोश में, जातीय मान या लोकल वैल्यू और दूसरा स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। तो ये था। अगला चीज़ हम जो देखेंगे इसमें, जैसे कि अभ्यास है। इसमें अभ्यास में देखिए आपको करना है, ये एक संख्या लिखी है 5,36,487। तो इसमें जातीय मान निकालना है 5 का। तो 5 का जातीय मान आपको बताना है। जातीय मान मतलब जो संख्या है वो स्वयं ही जातीय मान होती है। 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा, 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे स्थानीय मान पूछ लिया जाता है इसकी जगह पर, तो स्थानीय मान हमारा, जैसे देखिए इसमें 4 का मान लीजिए स्थानीय मान हमको निकालना है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे वो कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़ा का मतलब 100, यानी कि 400, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। स्थानीय मान जातीय मान में अंतर, जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है, स्थानीय मान वो संख्या किस स्थान पर है, उस स्थान की वजह से उसका मान कितना हो गया है, ये स्थानीय मान हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम या रूल्स ऑफ डिवीज़न, यानी कि कोई संख्या को हम डिवाइड करना है, तो चूँकि संख्या अगर बड़ी है, मान लीजिए जैसे 10,02,378,
अब इसको हमें बताना है कि 2 से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी। तो भाई पहले हम तो सोचेंगे हम डिवाइड करेंगे तब बता पाएंगे ना डिवाइड होती है कि नहीं होती। अगर कोई शेषफल या रिमाइंडर नहीं बचता है तब तो डिवाइड हो जाएगी। अगर शेषफल या रिमाइंडर बचता है इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम कैसे जानेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को देख के ही पहले। तो हमको डरना नहीं है, कुछ नियम होते हैं, कुछ थोड़े थोड़े ट्रिक्स हैं, उनको हम जान लेंगे तो इससे हम किसी संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये संख्या किसी से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे कोई संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, इसको अगर हमें पता लगाना है तो हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि उस संख्या को हम देखेंगे और उस संख्या जैसे ये संख्या है उसके इकाई पे जो संख्या इकाई स्थान पे जो भी संख्या रहेगी उसको हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे देखिए इसमें 0 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 2 हो गया। तो हमको देखना है जो इकाई के स्थान पर संख्या है वो अगर 2 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि देखिए इसमें देखिए 2 है तो 2 से 2 विभाजित हो जाएगी, 4 2 से विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 6 डिवाइड हो जाएगी 2 से, 8 2 से डिवाइड हो जाएगी, 0 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब जो कोई संख्या है उसके यूनिट प्लेस पे या इकाई के स्थान पर अगर जो भी संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि 2 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी कब नहीं डिवाइड होगी, 2 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ हमने देखा। अगला है 3 से विभक्त होने के नियम। कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही ये चीज़ हमको देखना है। तो हम उसको कैसे पता चलेंगे कि इस संख्या को देखते ही कैसे बता पाएंगे कि 3 से डिवाइड हो रही कि नहीं डिवाइड हो रही है। तो हम एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1368। अब हमको चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, सारी संख्या को देखिए 1 प्लस जितनी संख्या है सबको जोड़ लीजिए, 3 प्लस 6 प्लस 8 तो कितना हुआ, 8 6 14 3 17 1 18, इनका योग कितना है 18 आ गया। अब हमको देखना है जो संख्या में जो भी अंक प्रयोग हुए हैं उनका योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, 3 छंग 18 विभाजित हो जा रहा है ना, अगर 3 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चूँकि 1368 जैसे कि आपने देखा था इसमें 1 3 6 8 4 अंक मिलके बने हैं, चारों अंक को जोड़ने पे हमारा 18 आ रहा है और 18 को 3 से पूर्ण रूप से विभाजित कर सक रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब दिस नंबर विल आल्सो बी डिवाइडेड बाई द नंबर 3। ये चीज़ था 3 से विभक्त होने के नियम। अब अगला प्रश्न आता है हमारा 4 से विभाजित होने का नियम। जैसे 4 से कैसे विभाजित होगा, तो पहले हमने 2 से देखा, फिर 3 से देखा, फिर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही ये चीज़ हम देखेंगे। तो कोई नंबर है, फिर से हम मान लो 1368 को ही लेते हैं, 1368 हमारा नंबर है, हमको चेक करना है ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड होने के लिए, 2 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करते थे, लास्ट नंबर को देखते थे। जैसे इसमें आपको बताइए 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट देखिए यूनिट में यानी इकाई के स्थान पर 8 है और 8 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 चौको 8 2 4 8, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमको चेक करना है 3 से, तो 3 के लिए हमने क्या किया, सारे अंकों को जोड़ लिया, यदि पूरा योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो यानी वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हमको चेक करना है 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 4 से विभाजित होने के लिए हमको चेक करना है, तो हम देखेंगे जो इकाई और दहाई दोनों पे स्थान पे, यानी कि 8 इकाई पे हो गया, 6 दहाई पे हो गया, यानी कि 68 हो गया हमारा इकाई दहाई के स्थान पर। तो अगर ये अंतिम के दोनों अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो देखेंगे 68 4 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। देखिए आप 4 एकम 4 4 1 4 और 2 रिमाइंडर आया, अगर 2 रिमाइंडर आया यानी 28 हो गया, 4 7 28 4 7 28, तो 17 बार जाएगा, 68 विभाजित हो जा रहा है। तो अगर अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी 1368 जो नंबर हमने लिया था वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होने का ट्रिक थी। अब अगला हमारा आता है 5 से डिवाइड होने की ट्रिक। तो कोई नंबर हमारा 5 से कब डिवाइड होगा ये चीज़ हमको चेक करना है। तो 5 से डिवाइड होने के लिए बहुत ही सिंपल है, कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए देखिए हमने 75,684 लिया, इसमें लास्ट का जो नंबर है हम इसको उठाएंगे, 4 लास्ट में है, इसको देखेंगे। अगर ये सीधी बात है, इस पर लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो तो उस नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसमें ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपको अगला बताना है, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए इसमें होगा कि नहीं होगा डिवाइड। 1350
जी बिल्कुल आपने सही समझा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। हमने बात किया था किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर या तो 0 या फिर 5 अगर हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये था आपका 5 से डिवीजन होने का नियम। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, आप इसको भी ट्राई करिए। 1765, तो ये डिवाइड होगा कि नहीं 5 से? जी हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा। फिर देख हमने इकाई के स्थान पर चेक किया 5 था, तो 5 चूँकि हमारा डिवाइड हो जाएगा इसलिए ये संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 5 से डिवाइड होने का नियम था। अब हम देखेंगे आपका किससे, 9 से डिवाइड होने का नियम। 9 से डिवाइड कैसे होगा? 7 से डिवाइड होने का देख लेते हैं। 7 से डिवाइड होने का नियम क्या है आपका? देखिए जो है, देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 6 से डिवाइड होने का नियम पहले देख लेते हैं। तो 6 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। हमको ऐसे चेक करना है, 2 का चेक कर लेंगे। 2 से कैसे चेक करेंगे? उसका लास्ट का जो नंबर रहेगा अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर चेक करेंगे अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो यानी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 2 गुणे 3, 2 और 3 से ही के गुणज से ही मिलके बनी है। तो ये चीज़ देखना था 6 से। अब देखना है हमको 7 का हो गया, 8 हो गया, 9 का देखते हैं हम। तो 9 में आपका 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि किसी दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि 3 में था उसी प्रकार का हमारा ये भी होगा। तो 3 में क्या रहेगा था, जैसे ये मान लीजिए 7,54,623 हमारा संख्या है। तो हमने क्या किया था 3 के लिए सभी संख्या में प्रयोग सभी अंकों का योग कर लिया था। तो 7, 5, 4, 6, 2, 3 ये सारे नंबर्स थे, इनको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारा कितना आया? 27। तो 27 अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा था तो ये डिवाइड हो जाता था। लेकिन 9 के केस में हम क्या करेंगे? 9 के केस में ऐसा करेंगे कि अगर जो ये एडिशन आ रहा है, जो सम आ रहा है वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो यानी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आप 7,54,623 में देखो सारे अंकों को जोड़ने पे 27 या 27 आ रहा है और 27 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 27। तो इसका मतलब है कि संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये 9 से विभक्त होने का नियम था। अब आगे हम चलेंगे, अगला हमारा देखिए, हाँ तो इसमें हमारा जैसे 8 से था, 8 से छूट गया था ना, 8 से छूट गया था, 6 से छूट गया था, कुछ नहीं 6 हमने डिस्कस किया था, 8 से 7 छूट गया था, हाँ सॉरी 7 छूट गया था। तो 7 से कैसे रहेगा? 7 से विभक्त होने का नियम ये है आपका, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे कि देखिए फिर से हम देखेंगे, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद, तो यानी कि मतलब क्या लेंगे हम? 882 है तो 882 का मतलब क्या है? 882 था तो इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़ दिया तो हमने कितना बना? बचा हमारा नंबर 88 बच गया। अगर 88 को जो इकाई का अंक जो है, देखिए इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो 2 का 2 गुना कर देंगे, यानी इकाई के अंक को 2 गुना कर कर और जो बाकी इकाई अंक हटा देंगे। पहले तो एक नंबर हमारा अलग बना लेंगे 88 और इकाई के अंक को हटा देंगे। फिर 88 में से अगर हम इकाई के अंक को 2 गुना करके, यानी 2 है तो 2 दूना 4, 4 घटा देंगे तो 88 में से 4 गया कितना? 84। अब जो ये आएगा 84 हमारा आ गया। अगर ये हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। 882 जैसे हमने चेक किया तो सबसे पहले क्या किया? इकाई के अंक को हटा दिया, 2 हटा दिया, 88 एक संख्या बची, ठीक है। अब दूसरी बार क्या किए? इस जो संख्या शेष बची है उसमें से हम इकाई के अंक को 2 गुना कर घटा देंगे। जैसे 2 दूना 4 को 88 से घटा दिए, 84 बचा। अगर 84 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 7 से। तो ये 7 से डिवीज़न का रूल था। अब हमारे देखेंगे 8 से कैसे होगा। अब देखिए 8 में, फिर देखिए 8 में 2 और 4 वाला ही रूल अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ के। 2 में जैसे कोई नंबर था, मान लीजिए 1368 था, ठीक है। तो ये 2 में कैसे होता था कि अगर लास्ट इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाता है, यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर भी जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी। और उसमें हमारा 4 में क्या था? अगर इकाई और दहाई दोनों से मिली संख्या अगर डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब 8 में क्या होगा?
इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों स्थानों से मिली संख्या अगर जो है 8 से डिवाइड हो जाती है, 8 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर 368 इसमें डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो 1368 भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमको चेक करना है। ये 8 से था। अब हमारा 11 से आएगा। हमने देखा 7, 8, 9 देख लिया है। 10 का आप जानते ही होंगे, जिसके अंत में 0 रहेगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा नहीं डिवाइड होगा। अब 11 से कैसे विभक्त होने का नियम, कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चले। तो इसको हमें पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई नंबर है, उस नंबर को हम, जैसे देखिए ये नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है, इसको हम चेक करना है हम 11 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो हम देखेंगे सम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग, यानी कि जैसे देखिए इसमें देखिए सम स्थान मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 1 है, ये भी देखिए सम स्थानों पे जो योग रहेंगे और सम स्थानों पे जो अंक रहेंगे उनका योग कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें है, हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 24,651 एक संख्या है। अब हमको चेक करना है 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सम स्थान पे, सम स्थान यानी 2 दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठवां स्थान है ही नहीं, चूँकि इनको अलग कर लेंगे। और जो विषम स्थान पे हैं 1, 6, 2, तो विषम स्थानों का संख्या का, यानी सम स्थान पे संख्या कौन है, 4 और 5, इनको जोड़ लेंगे, एक अलग हो गए। अब इसको घटा देंगे किसमें से, जो विषम स्थानों पे संख्या है 1 + 6 + 2, तो इन दोनों का योग, पहले 4 और 5 का योग कितना है 9, और विषम स्थानों पे कितना आएगा 6 दूना 8, 6 2 8 1 9, तो यानी 9 में से 9 घटा देंगे, हमारा आया क्या 0। तो जब 0 आया, इसका मतलब अब देखेंगे अगर ये 11 से जो ये अंतर का योग आया, या तो 0 आए या फिर 11 आए। देखो कोई भी संख्या, फिर से हम देखेंगे कोई भी संख्या है उसके सम स्थानों के संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे एक दूसरे से। अगर घटाने के बाद उत्तर हमारा 0 या 11 आता है, इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। फिर से देखते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्या है, उस संख्या पर सम स्थानों पर प्रयुक्त अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर प्रयुक्त अंकों का योग, अगर इन दोनों योगों को एक दूसरे से घटा दिया जाए तो जो हमारा परिणाम आता है, यदि 0 अथवा 11 आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये था 11 से डिवीज़न का नियम। तो ये चीज़ें थी। अब हमारी एक्सरसाइज आती है। उससे पहले, एक्सरसाइज से पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा और रहेगा कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए दे दिया गया है, कोई सम दे दिया गया है, उसमें आपको जैसे ये आपका देखिए भाग जो होता है, डिवीज़न होता है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा 2 भागे 11 ये है, 11 को हमको 2 से भाग देना है। तो ये कितना बार गया, 2 5 10, 2 5 10, तो 10 गया, रिमाइंडर कितना 1। तो अब हमको देखना, पहले जान लेंगे कौन सी क्या चीज़ है। तो जो ये 2 है, देखिए 2 आपका क्या है, 2 भाजक है, इसको भाजक बोलते हैं या डिवीज़र। और जो हमारा 11 है, 11 हमारा क्या है, 11 हमारा भाज्य है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। और 5 क्या है, भागफल है। और ये जो 1 आया है शेषफल, रिमाइंडर आया है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, लेकिन हमने देख लिया। तो जैसे 2 को 11 को 2 से भाग देंगे तो 5 हमारा क्या आएगा, 5 हमारा भागफल आ गया, 1 शेष आ गया, 2 स्वयं आपका भाजक है और 11 भाज्य है। तो आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इसमें से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप एक बार इसमें देख लीजिए, जैसे कि चित्र में दिया भी गया है, इसमें समझाया भी गया है। तो जैसे इसमें देखिए जो B है आपका, B क्या है, भाजक है, इसमें A क्या है, भाज्य है, और Q क्या है, भागफल है, R शेषफल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कोई भी संख्या, कोई भी अगर मान लीजिए कैलकुलेशन हुई है, कोई भी जो है गणना हुई है, उसमें ये सूत्र आपका लागू होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको हम एक उदाहरण के तौर से उसे देखेंगे। जो हमने उदाहरण अभी समझने के लिए लिया था वही उदाहरण हम फिर से लेंगे। तो जैसे कि देखिए मान लीजिए 11 था, 2 पंचे 10, और शेषफल कितना है, 11 आया। तो अब हम देखेंगे कि इसको, ये सूत्र क्या सही है कि नहीं। तो भाज्य क्या है, भाज्य हमारा ये था 11,
तो देखेंगे इस सूत्र को प्रयोग करते हुए हम उत्तर पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक क्या है, भाजक हमारा है जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी 2, गुणे भागफल, भागफल कितना है यानी जो भाग देने के बाद फल आया है हमारा यानी 5, और उसके बाद कह रहे हैं धन शेष, शेष कितना है हमारा 1 आया है। तो यानी कह रहे हैं कि भाजक को भागफल से गुणा करने के बाद और शेषफल जोड़ने के बाद उत्तर हमारा भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो हम देखेंगे उत्तर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 पंचे 10 प्लस 1 11, यानी 11 हमारा भाजक को भागफल से गुणा करने के बाद और शेषफल जोड़ने के बाद देखिए फिर से 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब ये सवाल, ये हमारा सूत्र सही हो जाता है। तो आपको जब कभी भी प्रश्न दे दिया जाए कि जैसे आपको दे दिया जाए किसी भी संख्या में, हम एक प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं इससे ही बेस। इसमें प्रश्न में क्या रहे हैं 1000, जैसे देखिए एक हम प्रश्न लेते हैं, उसमें बोल रहे हैं मान लीजिए 1043 को किसी 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 आता है, शेषफल 20 आता है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो भागफल क्या होता है, देखिए संख्या हमारी क्या है, यानी देखिए जो इस संख्या है हमारी 1043, इसको भाग देना है तो ये क्या हो गई हमारी, ये भाज्य हो गई। ठीक है, ये भाज्य हो गई, यानी 143 को हमें देना है, ये भाज्य हो गई। अब भागफल क्या है हमारा 11, शेषफल 20, हमें पता ही है, भाजक ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र क्या देखा था, सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये था हमारा फार्मूला। अब हम देखेंगे भाज्य हमारा 1043 है और उसके बाद भाजक कितना है, भाजक ही हमें पता करना है। मान लीजिए भाजक x है और उसके बाद आपका सूत्र क्या है भागफल, भागफल हमारा दिया है 11 और प्लस शेषफल कितना है 20। तो ये बता रहे यानी x को 11 से गुणा करके, हमें देखिए सवाल के किस कोने में है, यहाँ पर है, आपको गौर करना है। हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अभी। 1043 भाज्य है और x को 11 से गुणा करने के बाद और 20 जोड़ने के बाद 1043 आएगा इनके सूत्र के अकॉर्डिंग। अब हमको x का मान निकालना है। तो देखिए 1043 है, 1043 में हम सबसे पहले ये इधर प्लस 20 है उधर ले जाएंगे, 1043 में से 20 माइनस कर देंगे यानी 1023 आ गया। अब ये देखिए उधर क्या है x इंटू 11 यानी 11 गुणे x बचा हुआ है। अब ये इधर 11 गुणे में है, इधर हम ले जाएंगे तो भाग में कर देंगे इसको, 11 इज इक्वल टू x आ जाएगा। यानी 11 को हम इससे भाग देंगे, 11 9 99 और 11 3 33, 11 3 से 33, तो 93 हो गया। यानी कि हमारा जो भागफल आएगा वो कितना आएगा 93 आएगा। अब हम इसको चेक कर लेंगे, जी हाँ बिल्कुल देखिए 93 आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इनके आधार पर ही क्वेश्चंस